हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज C6 में पार्ट 8 आठवां पार्ट है। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बहुलक, मॉड, भूइष्ठिक भी बोलते हैं। बहुलक नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो बहुत बार आता है। श्रेणी में जो मूल्य सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जिसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, अर्थात हम ये कहें कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है। श्रेणी में सर्वाधिक आवृत्ति वाला जो मूल्य है उसको ही हम उस श्रेणी का बहुलक कहते हैं। बहुत बार आया है इसलिए इसको हम कहते हैं बहुलक। और श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। घनत्व, इसके आसपास अन्य मूल्यों का घनत्व भी अधिक होता है। ये हमने यहाँ डेफिनेशन भी, मोड इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रेंच शब्द ला मोडे, LAMODE, ला मोडे से ये बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन, है ना। यस, बहुलक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। क्लियर हो गया। अब इसकी गणना कैसे करें, कैसे गिने, बहुलक कौन सा होगा, कैसे ज्ञात करें, तो अलग अलग श्रेणी में अलग अलग सूत्र या विधि चलेगी। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी मतलब केवल मूल्य दे रखे हैं, आवृत्ति तो दे नहीं रखी है ना। तो इसमें सबसे पहला मेथड लेते हैं निरीक्षण रीति, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखते ही मालूम पड़ जाए ये बहुलक है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। उसको हम कहते हैं निरीक्षण रीति द्वारा बहुलक ज्ञात करना। तो निरीक्षण रीति में क्या करते, देखिए एक एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल में ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ लिखे हैं। एक तरीका तो यह है कि इसको हम आरोही क्रम में जमा देते, एक साथ सारे मूल्य जो सेम वैल्यूज है वो पास पास आ जाए तो इजी वे में मालूम पड़ जाए। हम चाहे नहीं, हमारे तो इतनी भी लेबर नहीं करनी है, तो हम वैसे ही देख लें सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो इनमें हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो 5 है वो 1 2 3 4 5 6 बार आया, 6 बार 5 आया, हाईएस्ट 5 ही आया है, तो बहुलक हो गया 5। ये लिख दिया, सर्वाधिक बार 5 आया है 6 बार, इसलिए Z = 5। बहुलक को Z से व्यक्त किया जाता है, माध्यिका को M से व्यक्त किया जाता है और समांतर माध्य को X बार से व्यक्त किया जाता है। यहाँ दूसरा मेथड है व्यक्तिगत में ही खंडित श्रेणी में बदलकर डिस्क्रीट में चेंज कर दें। डिस्क्रीट में क्या होता है, खंडित में मूल्य और आवृत्ति, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये X और F तो लिख दिया, इसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, तो हर मूल्य को एक एक बार अपन X में लिख देते हैं। जैसे 2 3 भी यहाँ आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 और 7, इतने मूल्य कुल आए हैं। अब 2 कितनी बार आया है, हम टेली बार करके फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में सारा सिखाया है। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 और 3 बार आया। 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1। इसी तरह 5 6 बार, 6 2 बार आया और 7 1 बार आया। हम ये देख रहे हैं सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, सर्वाधिक आवृत्ति 6 है ना, इससे संबंधित मूल्य कौन सा है, 5 है ना। तो ये Z = 5। यहाँ मैंने N = 16 लिखा है। ये क्यों लिखा है, ताकि कभी काउंटिंग करने में गड़बड़ी नहीं हो जाए, कोई मूल्य छूट नहीं जाए। अपने को गिन लेना है कुल मूल्य कितने हैं, 16 हैं, और आवृत्ति का योग भी 16 होना चाहिए। इट मीन्स कोई भी मूल्य यहाँ काउंट होने से छूटा नहीं है। अब तीसरा और तरीका है माध्यों के पारस्परिक संबंध द्वारा इनका जो इंटर रिलेशन है मीन मोड मीडियन का, वो उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कब, जब माध्य दिए हुए हों। Z = 3M - 2X बार। Z तो बहुलक है, M माध्यिका है और X बार समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य और माध्यिका अगर दिए हुए हों तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट Z निकाल सकते हैं। अब हम ले रहे हैं खंडित श्रेणी में बहुलक। खंडित श्रेणी में क्या होगा हमारे पास, X और F फ्रीक्वेंसी, है ना, मूल्य और आवृत्ति। इसमें भी पहला है निरीक्षण रीति, इंस्पेक्शन मेथड, देखते ही मालूम पड़ जाए, कोई फार्मूला नहीं चले। लेकिन ये कब चलेगा,
जब आवृत्ति सममित हो, सिमेट्रिक हो, या हम कहें नियमित हो, रेगुलर हो, ये एक डायग्राम भी बना रखा है मैंने। नियमित का मतलब होता है पहले आवृत्ति बढ़े, केंद्र में अधिकतम, और फिर आवृत्ति घटे, इसको हम कहते हैं सममित या नियमित, रेगुलर या सिमेट्रिक। तो आवृत्ति अगर इस पैटर्न में हो तो हम ये निरीक्षण विधि लगा सकते हैं। या अधिकतम आवृत्ति एक ही बार होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और केंद्र में हो, एक बार हो और केंद्र में हो। केंद्र में हो मतलब ये लगातार बढ़े, केंद्र में हाईएस्ट, फिर घटे, है ना। ऐसी स्थिति में ये निरीक्षण विधि काम में आएगी। और निरीक्षण रीति में है क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है केवल। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये x और ये f, ये फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, यहाँ हाईएस्ट हो गई केंद्र में, फिर लगातार घट रही है। इट मीन्स आवृत्ति नियमित है, सममित है ना। तो और अधिकतम आवृत्ति 12 है, एक ही बार है, केंद्र में है, तो 12 से संबंधित मूल्य कौन सा हो गया, 13, है ना। तो z = 13। अब दूसरा तरीका, समूहन रीति या समूही रीति, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ये कब चलेगा, जब ये नहीं चलेगा तब ये चलेगा। इसके चलने की हमने 3-4 सिचुएशन बताई हैं कि कब हमको ग्रुपिंग मेथड चलाना है। पहला, जब सर्वाधिक आवृत्ति एक से अधिक बार आए। जैसे ये अधिकतम आवृत्ति 12 है, मान लो 12 दो जगह होती तो, है ना, तो अधिकतम आवृत्ति एक से ज्यादा बार आती हो तो भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे निरीक्षण से, तो हमको ग्रुपिंग मेथड चलाना पड़ेगा। दूसरा है, अधिकतम आवृत्ति केंद्र में न होकर एक और हो, अर्थात ये सममित नहीं होगा। जैसे ये अधिकतम आवृत्ति यहाँ केंद्र में नहीं है, फर्स्ट में हो जाती या यहाँ लास्ट में आती, तब भी हमको ग्रुपिंग मेथड चलाना पड़ेगा। तीसरा, आवृत्ति वितरण असममित हो या अनियमित हो, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले बढ़ गई फिर घट गई आवृत्ति, फिर बढ़ गई फिर घट गई, ये अनियमित है, असममित है। ऐसी स्थिति में भी हमको ग्रुपिंग मेथड चलाना पड़ेगा। चौथा, प्रथम अधिकतम और द्वितीय अधिकतम आवृत्ति में एक का ही अंतर हो। जैसे प्रथम अधिकतम तो 12, दूसरी अधिकतम जैसे यहाँ 9 है, उसकी जगह मान लो 11 होता, तो ऐसी स्थिति में भी हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि अधिकतम आवृत्ति से संबंधित जो मूल्य है ना वही बहुलक है, क्योंकि वहां पर हमको फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी देखनी पड़ती है। तो इसके लिए अच्छा यही है कि हम समूही रीति का प्रयोग करें। अब ये तो सिचुएशन हमने बताई कि इन सिचुएशन में समूही रीति अपनाई जाती है। ये होती क्या है, समूही रीति में क्या करते हैं अपन, तो जो न्यूमेरिकल हमको दे रखा है उसमें टेबल बनेगी थोड़ी बड़ी, दो टुकड़े हैं टेबल के, एक तो समूही मतलब ग्रुपिंग टेबल, और दूसरा होता है एनालिटिकल टेबल, विश्लेषण सारणी। समूही सारणी और विश्लेषण सारणी बनाई जाती है। बना के अभी अपन देखेंगे समूही सारणी कैसे बनती है, क्या करना पड़ता है। तो जो मूल्य हमको दे रखे हैं अर्थात x जो दे रखा है, उसके बाद आवृत्ति के 6 कॉलम बनाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। ये आवृत्ति के 6 कॉलम होते हैं। हर कॉलम में क्या क्या करना है ये हमने यहाँ डिटेल में लिखा है। यहाँ लिखा ना, समूही सारणी में 6 कॉलम आवृत्ति के बनते हैं। फर्स्ट कॉलम में दी गई आवृत्ति, जो क्वेश्चन में दी हुई फ्रीक्वेंसी है, वो एज इट इज फर्स्ट कॉलम में लिखनी है। सेकेंड, प्रारंभ से 2-2 का योग, शुरू से 2-2 आवृत्ति का जोड़ करेंगे और वो जोड़ है ना वो उन दोनों के बीच में लिखेंगे। ओके, ये याद रखना है। टेबल अभी हम देखते हैं, शुरू से 2-2 का जोड़। थर्ड कॉलम, प्रथम को छोड़कर 2-2 आवृत्ति का योग, पहली आवृत्ति छोड़ दो, जो फर्स्ट कॉलम में हमने आवृत्ति लिखी ना उसमें फर्स्ट को छोड़ दो, फिर 2-2 आवृत्ति का योग करते हैं और उन दोनों के बीच में उसको लिखते हैं। ध्यान ये रखना, जहां भी मैंने 2-2 का योग या 3-3 का योग लिखा है ना, वो योग किसका करना है, फर्स्ट कॉलम में आपने जो आवृत्ति लिखी है, अर्थात जो क्वेश्चन में जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट कॉलम, उसमें से ही टोटल करना है। अब दूसरे या तीसरे कॉलम का टोटल मत कर देना। यस, तो
पहले कॉलम में क्या करना, दी गई आवृत्ति, दूसरे में शुरू से दो दो का जोड़, तीसरे में फर्स्ट छोड़कर दो दो का जोड़। ये तो हो गया आधा काम खत्म। अब लेते हैं चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम, प्रारंभ से तीन तीन का जोड़, शुरू से तीन तीन आवृत्तियों का जोड़, योग को केंद्र में लिखना है ना, तीनों के केंद्र में। फिर है प्रथम को छोड़कर तीन तीन का योग, जैसे वहां प्रथम को छोड़कर दो दो का किया था ना, वैसे अब तीन तीन का शुरू हो गया है, तो शुरू से तीन तीन का योग, पांचवे में फर्स्ट को छोड़ के तीन तीन का योग, और छठा फर्स्ट और सेकंड दोनों को छोड़ के फिर तीन तीन का योग। ठीक है, ये तो अपन याद रखेंगे, तो हमारा ये समूहिक टेबल जो है, सारणी, ये बनेगा। ध्यान ये रखना कि जब आप नीचे की तरफ योग करने जाओ, तीन तीन का योग करना है, और मान लो नीचे दो ही फ्रीक्वेंसी बची, तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि सेट बन नहीं रहा है ना। तो जब भी तीन का सेट नहीं बने, तो नीचे जो फ्रीक्वेंसी बच गई उसको छोड़ दो। इसी तरह जब आप दो दो का टोटल कर रहे हो और नीचे मान लो एक ही फ्रीक्वेंसी बची, तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि दो का सेट नहीं बना है। ये तो हो गया 6 कॉलम का आवृत्ति सारणी, जिसको हमने समूही सारणी या ग्रुपिंग टेबल कहा। अब इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, विश्लेषण सारणी बनाते हैं। विश्लेषण किसका करना है, इन 6 कॉलम का करना है। तो इसके बाद 6 के बाद 2 कॉलम और बनाएंगे। एक तो बनेगा टैली बार, जो हम मिलान चिन्ह बनाते हैं ना, खड़ी खड़ी लाइनें, वो टैली बार का, और एक बनेगा योग का। ठीक है, टैली बार में क्या लगाना है, तो एक एक टैली बार हमको लगाना है। किसके सामने, फर्स्ट कॉलम से हम एनालिसिस करते हैं। पहले कॉलम में यहां हमने लिखा भी, विश्लेषण सारणी के लिए प्रत्येक कॉलम की अधिकतम आवृत्ति के सामने, प्रत्येक कॉलम की अधिकतम आवृत्ति के लिए टैली बार लगाते हैं हर कॉलम में। जैसे पहले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मान लो 2 जगह हो, तो दोनों के सामने एक एक मिलान चिन्ह लगेगा, टैली बार लगेगा। दूसरा कॉलम, अब दूसरे कॉलम में तो टोटल है ना, तो जो टोटल हाईएस्ट है उस टोटल में आपको देखना है कि ये टोटल कौन कौन सी वैल्यू का है, उन दोनों वैल्यू के सामने टैली बार लगेगा। इसी तरह तीसरे कॉलम में भी 2 का ही टोटल है, तो वहां जो टोटल हाईएस्ट है, तो वो टोटल किन किन मूल्यों का, उनके सामने, दोनों के सामने टैली बार लगेगा। चौथे कॉलम में 3 का योग किया है, तो जो योग अधिकतम होगा, है ना, उस योग में, क्योंकि वो तो 3 का योग है ना, तो तीनों के सामने एक एक बार लगेगा। इसी प्रकार पांचवे में भी आपके 3 का योग है, तो यहां पर भी आपके तीनों के सामने, और छठे में भी 3 का योग है, तो जो योग अधिकतम है उन तीनों के सामने एक एक बार लगेगा। ये तो टैली बार लगाने की बात हो गई। फिर टैली बार का योग करके, अब अगले जो कॉलम हमने बनाया वहां पे टैली बार का योग करते हैं, और जो योग अधिकतम होगा उससे संबंधित मूल्य है वो बहुलक होगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, बहुत बड़ी टेबल बनी, है ना। अब ये सारी जो थ्योरिटिकल चीजें हमने पढ़ी हैं, इसको प्रैक्टिकली अब अपन एक न्यूमेरिकल लेके ये सारी चीज अपन देखेंगे, है ना। ये सारा आप याद रखेंगे। 6 कॉलम में फर्स्ट में गिवन फ्रीक्वेंसी, सेकंड में 2 का योग, तीसरे में पहली छोड़ के 2 का योग, ये 3 का हो गया। अब अगले 3 में, तो चौथे में शुरू से 3 का योग, पांचवे में पहली छोड़ के 3 का योग, और छठे में पहली दूसरी 2 छोड़ के फिर 3 का योग। ठीक है, चलिए अब अपन देख, अब एग्जाम्पल से अपन इसको देखते हैं कि जो हमने समूही टेबल और विश्लेषण सारणी ये बनाने की जो बात की थी, डिटेल हमने देखा, उसको न्यूमेरिकल से देखते हैं। ये खंडित श्रेणी का एक न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है, x के ये विभिन्न मूल्य यहाँ दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम देखें कि इसको हम ग्रुपिंग से क्यों कर रहे हैं, इसको समूही रीति से करने की आवश्यकता क्यों है, क्या इंस्पेक्शन से नहीं हो सकता है, किस कारण से हमने समूही किया है। देखिए, आवृत्ति वैसे तो नियमित है, अधिकतम आवृत्ति भी केंद्र में है, लेकिन प्रथम अधिकतम कितनी है 21, द्वितीय अधिकतम कितनी है 20, केवल एक का ही अंतर है, तो हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहाँ हमको समूही रीति ही अपनानी पड़ेगी। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो x लिख दिया, ये x लिख दिया। आवृत्ति के 6 कॉलम बनाने हैं, ऐसा मैंने बात की।
कि आवृत्ति के लिए 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। ये 6 कॉलम, ये समूही सारणी या ग्रुपिंग टेबल इसको कहा जाता है ना। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या बताया था, गिवन फ्रीक्वेंसी, जो दी हुई आवृत्ति है, ये दी हुई आवृत्ति को एज इट इज लिख दिया मैंने प्रथम में। द्वितीय में क्या करना है, शुरू से 2 का जोड़, जैसे 5 और 9 को जोड़ा कितना आया 14, ये बीच में ये ब्रैकेट बना के बीच में लिखा, 5 और 9 के बीच में ये 14 लिख दिया। फिर 13 और 21 को जोड़ दिया, इनका टोटल आया 34। 20 और 15 को जोड़ा 35, 8 और 3 को जोड़ा 11। तो शुरू से हमने 2 का जोड़ कर दिया। तीसरा कॉलम, प्रथम को छोड़ के 2 का योग, प्रथम कौन सी है 5, 5 को हमने छोड़ दिया, बचा क्या 9 और 13, ये हो गया 22, 9 और 13 का टोटल 22। फिर 21 और 20 इसका टोटल 41। फिर 15 और 8 इनका टोटल 23। अब एक फ्रीक्वेंसी बच गई, इसको छोड़ देना है ना, क्योंकि 2 का सेट करना है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो हो गया। चौथे कॉलम में क्या बताया था, शुरू से 3 का योग, 5, 9 और 13, इन तीनों का टोटल किया तो ये हो गया अपना 27। तो इन तीनों का टोटल 27 बीच में लिख दिया। फिर 21, 20 और 15, इन तीनों का टोटल किया, ये आ गया हमारा 56। तो ये इन तीनों का टोटल और बीच में ये 56 लिख दिया। ठीक है, चौथा कॉलम हो गया। ये 2 फ्रीक्वेंसी छूट गई, छोड़ दो क्योंकि 3 का सेट नहीं बन रहा है। अब अगला 5वां कॉलम क्या लिखवाया था, पहली आवृत्ति को छोड़ के 3 का योग करना है। पहली आवृत्ति 5, इसको आप छोड़ दीजिए। अब 9, 13, 21 इनका टोटल हुआ 43। तो ये 9, 13, 21 का ये 43। चलो नेक्स्ट 20, 15, 8, इन तीनों का टोटल किया 20, 15, 8, ये भी हो गया 43, ये 43 लिख दिया। 3 छूट गया, छोड़ दो। छठे कॉलम में पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का टोटल, तो पहली और दूसरी को छोड़ दो। अब 3 का टोटल करना है, 13, 21 और 20, ये हो गया 54। इन तीनों का टोटल हो गया 54। 15, 18 और 15, 8 और 3, ये हो गया 26, ये 26 लिख दिया। ये 6 कॉलम की आवृत्ति सारणी बन गई, समूही सारणी, ग्रुपिंग टेबल बन गया। जैसा मैंने लिखवाया था वैसा मैंने यहाँ कर दिया। अब हमको एनालिटिकल टेबल बनाना है, विश्लेषण सारणी बनानी है। विश्लेषण सारणी के लिए मैंने आपको कहा था हर कॉलम का एनालिसिस करेंगे और टैली बार लगाएंगे। तो अगला कॉलम मैंने अलग से बनाया टैली बार का, और एक कॉलम है योग का। इन टैली बार का योग करेंगे। टैली बार कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले आप एक गोला लगा दो हर कॉलम में जो हाईएस्ट है। जैसे पहले कॉलम में 21 हाईएस्ट है, ये गोला लगा दिया। दूसरे में 35, तीसरे में 41, चौथे में 56 हाईएस्ट है, पांचवे में दोनों हाईएस्ट है तो दोनों पे गोला लगा दिया, छठे में 54 पे हाईएस्ट है। ठीक, चलिए अब एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट टेबल में हाईएस्ट 21 अकेला है ना, किसी का योग नहीं है, तो 21 के सामने हमने एक टैली बार लगा दिया। मैं फिर आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे ये एक टैली बार 21 के सामने लगा दिया। चलिए अब दूसरे में 35 हाईएस्ट है, किसका टोटल है 20 और 15 का, तो ये 20 और ये 15। फिर 41 हाईएस्ट है, 41 किसका टोटल है 21 और 20 का, तो यहाँ पर ये 21 और ये 20 के सामने एक एक बार बना दिया। फिर है 56 किसका टोटल है 21, 20 और 15 का, तो ये 21, ये 20 और ये 15, तीनों के सामने एक एक बार लगा दिया। फिर है 43 अर्थात 3 ये और 3 ये, ऊपर से एक छोड़ दो नीचे से एक छोड़ दो, 6 मूल्यों के सामने टैली बार लगाना है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब है 54 किसका टोटल है 13, 21 और 20, तो ये 13, ये 21 और ये 20, ये टैली बार लगा दिया, सबका एनालिसिस हो गया। अब इन टैली बार का अपन योग करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, छोड़ दो, एक के सामने एक, ये 2 है ना तो 2, ये 5 है, 5 को ऐसा काटा जाता है,
5, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 1। इतना हमने लेबर किया, यहाँ जाके फिर फंस गए। क्या हुआ? इसीलिए मैंने ऐसा सवाल लिया ताकि हम एक ही न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें क्लियर कर लें। हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि इतना करने के बाद मान लो यहाँ फिर डबल हो गया तो यहाँ पे ये हाईएस्ट टोटल, जो हाईएस्ट टोटल होता है वही बहुलक होता है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट टोटल भी डबल आ गया। अगर ये डबल नहीं आया होता, मान लो केवल यहाँ 5 रहता और यहाँ 4 रहता, इस 5 से संबंधित 18 बहुलक हो जाता, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। जब ग्रुपिंग टेबल में टेली बार का योग भी डबल आ जाए तो हमको एक टेस्ट लगाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट, आवृत्ति घनत्व परीक्षण। आवृत्ति घनत्व परीक्षण में जिन दो मूल्य या जिन दो वर्गों के लिए समान आवृत्ति आ रही है उन दोनों को तो आप यहाँ ले लो। जैसे ये 5-5 जो हाईएस्ट आया ना, वो 18 के लिए आया और 19 के लिए आया, तो यहाँ 18 और यहाँ 19। अब इन दोनों के लिए 3-3 आवृत्ति लेनी है। F1 का मतलब होता है खुद की आवृत्ति, F0 मतलब प्रीवियस, 1 से पहले आता है 0, इसलिए पहली वाली आवृत्ति, और F2 मतलब बाद वाली, क्योंकि 1 के बाद आता है 2। F1, F0, F2। अब 18 के लिए F1, 18 की खुद की आवृत्ति 21, ये हो गई। F0, 21 से पहले वाली 13, ये हो गई। F2, 21 के बाद वाली 20, ये 20 हो गई। इसी तरह से 19 का F1, 19 की खुद की फ्रीक्वेंसी 20, ये 20 लिख दी। F0 लिखना है, मतलब पहले वाली, तो 20 से पहले 21, ये 21 लिख दी, और 20 के बाद वाली है 15, तो ये 15 लिख दिया, है ना। अब इनका टोटल करिए, ये 54, ये 56। अब हाईएस्ट आया 56, किसके लिए? 19, तो जेड हो गया 19, बहुलक 19 हो गया। अब देखिए 19 की जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20। मान लो हम निरीक्षण से ही कर देते कि अधिकतम आवृत्ति 21 है तो बहुलक 18 होगा, तो गलत हो जाता। इसलिए मैंने वो पॉइंट वहां पर लिखा था कि जब प्रथम अधिकतम और द्वितीय अधिकतम में केवल एक का ही अंतर हो तो हमें ग्रुपिंग मेथड लेना चाहिए। ग्रुपिंग मेथड में भी यदि डबल हो जाता है तो आवृत्ति घनत्व परीक्षण करना चाहिए, वहां जिसका टोटल ज्यादा हो जाता है वो बहुलक होगा। ठीक है ना, एज इट इज ध्यान रखना। अब आवृत्ति घनत्व परीक्षण मैं फिर दूसरे न्यूमेरिकल में न बता पाऊँ तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी यहाँ डबल होता है तब हम आवृत्ति घनत्व परीक्षण कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी देख लें अपन, अगर मध्य का 28 है, समांतर माध्य 30 हो, बहुलक ज्ञात करो। ये भी फार्मूला अपन ने अभी पढ़ा था। तो m मध्यिका को m लिखते हैं, समांतर माध्य को x बार लिखते हैं। m और x बार दिया हुआ है, फार्मूला z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। 3m की जगह वैल्यू रखा, x बार की जगह भी वैल्यू रख दिया, ये आया 24। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और हमने यहाँ नोट लिखा है, यदि ऐसा हो कि ये जो अधिकतम आवृत्ति है ना वो बिल्कुल लास्ट में हो, जैसे आवृत्ति घनत्व परीक्षण करना पड़ा, अभी मैंने कहा कि बाद वाली आवृत्ति, पूर्व वाली आवृत्ति, ये सब लेनी पड़ेंगी घनत्व परीक्षण में तो, लेकिन यदि ये जो है अधिकतम आवृत्ति यहाँ होती, यहाँ पे, तो उसकी F0 क्या होती, मतलब उससे पहले वाली आवृत्ति लिखनी पड़ती, तो क्या लिखते? 0। ये लिखा मैंने, यदि अधिकतम आवृत्ति प्रथम मूल्य या वर्ग के लिए हो, अर्थात प्रथम मूल्य की जो आवृत्ति है या प्रथम वर्ग की आवृत्ति है वही अधिकतम है ना। अब यहाँ पे मान लो हमको प्रीवियस चाहिए, अगर घनत्व परीक्षण करना पड़ा तो भी, या सतत श्रेणी है तो चाहिए ही है, तो प्रीवियस चाहिए तो वो 0 क्योंकि नहीं है। इसी तरह मान लो अधिकतम आवृत्ति लास्ट वाले मूल्य के लिए दी गई, लास्ट वाले मूल्य या लास्ट वाला वर्ग उसकी आवृत्ति अधिकतम हुई, तो आपको F2 भी तो चाहिएगा, बाद वाली आवृत्ति, वो तो है नहीं, वो 0 लिखनी है। ये लिखा अपन ने नोट कि प्रथम में अगर अधिकतम हो तो F0 शून्य होगी क्योंकि पूर्व में है नहीं, और यदि अंतिम में है तो F2 शून्य होगी क्योंकि बाद वाली नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सतत श्रेणी में बहुलक हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसे यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।